यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली भीम आर्मी पार्टी को जल्द ही समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद है। भीम आर्मी पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर एसपी आरएलडी के उम्मीदवारों के लिए खतौली और रामपुर में प्रचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव और चंद्रशेखर को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बुधवार को चंद्रशेखर ने रामपुर में सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात की और उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। वो पहले से ही खतौली विधानसभा उपचुनाव में जयंत चौधरी के साथ प्रचार कर रहे हैं। सपा के सूत्रों ने कहा कि रालोद प्रमुख और चंद्रशेखर के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ने उपचुनाव के लिए एक साथ आने के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि एसपी आरएलडी गठबंधन में चंद्रशेखर की मौजूदगी से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को बसपा के विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है। वहीं चंद्रशेखर ने 2024 के चुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन का समर्थन करने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच गलतफहमियों के कारण सपा और भीम आर्मी के बीच प्रस्तावित गठबंधन नहीं हो सका था। भारत के गुरुवार से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक लेख में कहा कि देश एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2023 तक के लिए भारत ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। पीएम मोदी ने लेख में कहा कि G20 के पिछले 17 अध्यक्षों ने महत्वपूर्ण नतीजे दिए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आज जैसे कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता शुरू कर दी है, आगे उन्होंने कहा कि भारत की G20 प्राथमिकताओं को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिण हिस्सों के साथ हमारे साथी देशों के परामर्श से आकार दिया जाएगा, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई उन्मुख और निर्णायक होगा। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे और उन पर आगे निर्माण करेंगे। भारत सभी जीवित प्राणियों और यहाँ तक कि निर्जीव चीजों को भी देखता है, जो समान 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के 5 तत्व से बना है। इन तत्वों के बीच हमारे भीतर और हमारे बीच हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरण कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इसलिए हमारा विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, वन फ्यूचर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान हम भारत के अनुभवों, सीखों और मॉडलों को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए संभावित टेम्पलेट के रूप में पेश करेंगे। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी फरमान से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों की एक सुरीली स्वर में मिलकर बनाई गई है। मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एनआईए फुल एक्शन में है। एनआईए ने अपना पूरा फोकस संदिग्ध आतंकी शारिक के केरल कनेक्शन पर रखा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए और साइबर क्राइम यूनिट के अधिकारी पहले ही केरल पहुंच चुके हैं और मोहम्मद शारिक के नेटवर्क को खंगालने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शारिक केरल के अलुवा, मुनम्बम और कोची शहरों में रुका था। जांच कर रही एजेंसियों ने मोहम्मद शारिक के ड्रग रैकेट में शामिल होने के बारे में भी जानकारी जुटाई है। सूत्रों ने इस बात पर भी मुहर लगाई है कि जांच एजेंसियां उन सरगनाओं की तलाश कर रही हैं जो मोहम्मद शारिक को निर्देश दिया करते थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि संगठन ने दक्षिण भारतीय राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाई थी। एनआईए के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस संगठन को केरल में राजनीतिक समर्थन प्राप्त है या नहीं। गौरतलब है कि मंगलुरु कुकर ब्लास्ट की घटना 19 नवंबर को तटीय शहर के नागुरी क्षेत्र में हुई थी। घटना के तुरंत बाद कर्नाटक पुलिस ने इसे आतंकी वारदात घोषित किया था। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर दिल्ली में आने वाले चुनाव से पहले आबकारी विभाग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार शाम से 3 दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि 3 दिन का प्रतिबंध चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि 7 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो शराब बिक्री पर फिर से रोक रहेगी। विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली में निकाय चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 दिसंबर को शाम 5:30 बजे से 4 दिसंबर 2022 को शाम 5:30 तक और फिर से 7 दिसंबर 2022 को दिल्ली के पूरे एनसीटी में मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया है।
साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि इन दिनों सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए शहर में गश्त करेगी कि शराब का अनधिकृत भंडारण या अनधिकृत शराब का परिवहन नहीं हो रहा है। INS की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण में 182 में से 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने वोटिंग जारी कर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। Gujarat is celebrating Festival of Democracy today. On behalf of Election Commission, my sincere appeal to all 4.9 crore voters of Gujarat to vote today and also on 5th December during the second phase of the elections. Also appeal to all the citizens of Gujarat to come forward and defeat urban apathy in all its forms. In recently held polling in Himachal, voting percentage has set a record of 75% voting. It is over to Gujarat now. अब गुजरात की बारी है कि लोकतंत्र के पर्व में हिमाचल की तरह अधिक से अधिक भाग लेकर मतदान में नया कीर्तिमान स्थापित करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गुजरात के लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं पहले चरण के मतदान में क्या क्या खास है और कितने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 89 पर वोटिंग। दक्षिण गुजरात के 19 जिलों और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों की 89 सीटें। पहले चरण में 788 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। पहले चरण में कुल 2,39,76,670 मतदाता। पहले चरण में 1,24,33,362 पुरुष मतदाता, 1,15,42,811 महिला और 497 थर्ड जेंडर वोटर्स। पहले चरण के लिए 25,434 मतदान केंद्र बनाए गए। कुल 2,20,288 प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारी देंगे ड्यूटी। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर वोटिंग के बाद 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान होगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नोरा फतेही ने आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अपनी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दे ही दी। इसका वीडियो उनके फैन पेज से शेयर किया गया है। इस खतरनाक परफॉर्मेंस से नोरा अब जेनिफर लोपेज और शकीरा की कैटेगरी में आ खड़ी हुई हैं। जेनिफर और शकीरा दोनों फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। नोरा इंडिया को लीड करने वाली एक पहली ऐसी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस इवेंट में एक यादगार परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा नोरा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हैं। इस वीडियो में वो काफी खुश दिख रही हैं क्योंकि स्टेडियम में उनका सॉन्ग बज रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में नोरा फतेही परफॉर्मेंस देकर काफी खुश है। कुछ घंटे पहले ही एक्ट्रेस का फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस को अपने शानदार परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगाते हुए देखा जा सकता है। एक्ट्रेस के पीछे कुछ बैकग्राउंड डांसर्स उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने एक शिमरी आउटफिट पहना हुआ है जो उनके लुक को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा है। इस दौरान नोरा फतेही ने कई गानों पर डांस किया, जिसमें बॉलीवुड नंबर और ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई शामिल थे। इस वीडियो के वायरल होने से पहले नोरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट द स्काई की धुन पर झूमती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्साइटमेंट में थिरकते हुए नोरा कहती हैं, ये मेरी आवाज है। नोरा फतेही ने इस वीडियो के साथ खुशी जाहिर करते हुए एक प्यारा सा नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को बताया कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप स्टेडियम में अपनी आवाज सुनी तो वो उनके लिए एक सपने की तरह था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.